नमस्कार दोस्तों, इल्यूमिनाटी यूपीएससी में आपका स्वागत है। वाई दिस वीडियो? या वाई यू शुड सी दिस वीडियो? देखिए, अगर आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो आप खुद पढ़ो, और अगर रटनी है तो आप ये वीडियो देखो। ये वीडियो लक्ष्मीकांत रटाने के लिए है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अब पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों पढ़ें? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं जितने भी एस्पिरेंट से मिला, उनका बहुत वीक पॉइंट होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जबकि इसके विपरीत अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, तो 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से या फिर पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। खुद उठा करके देखिए, खुद बौद्धिक श्रम करके देखिए, आप खुद ही पाएंगे कि 2 या 4 मार्क्स का हर बार प्रीलिम्स में पूछा गया है। यानी कि मैं 4 वीडियो लेकर के आऊँगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, और 4 वीडियो में 4 मार्क्स की गारंटी है आपके प्रीलिम्स की गारंटी। ये मैं हवा में नहीं कह रहा, आप खुद जा कर के देखिए पीवाईक्यूज और फिर बताना। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आसानी से याद कर सकते हैं माइंड मैप के थ्रू। आइए, सबसे पहले मैं आपको लक्ष्मीकांत की किताब के पास लेकर के चलता हूँ। ठीक, ये है लक्ष्मीकांत की किताब। लक्ष्मीकांत की किताब में पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, पेज नंबर 53। ठीक है जी, इसमें ये रहा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पहला चैप्टर। अब जो पहला पेज है ये, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, 3-4 चीज़ें, वो शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, पहले उसमें सीधी सी बात ये है कि पढ़ना आपको खुद है। मैं आपको माइंड मैप बना करके दूंगा और इसको शॉर्ट फॉर्म में करके दूंगा, जिसको आप रट सकते हैं आसानी से। ठीक है, 1600 में ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला ट्रेड का, ट्रेड चार्टर, कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड कर सकती है। सन 1600 में मेन पॉइंट क्या क्या हुए वो दिया हुआ है इसमें। फिर 1765 में दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स क्या होता है? दीवानी राइट्स किस किस के ऊपर दिया गया? सिविल जस्टिस के ऊपर, सिविल जस्टिस और रेवेन्यू के ऊपर। सिविल जस्टिस क्या होता है? मैरिज से रिलेटेड केस, मैरिज, डाइवोर्स से रिलेटेड केस,
एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड केस, चाइल्ड से रिलेटेड केस और लैंड से रिलेटेड केस। ठीक है, ये राइट दिए गए कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और सिविल जस्टिस कर सकते हैं। कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। देखिए लैंड क्यों ली गई यहाँ, सिविल जस्टिस क्यों लिया गया? ये शाह आलम के पास गए। शाह आलम एक राजा था, शाह आलम सेकंड। शाह आलम के पास गए कि हमें ये सिविल जस्टिस चाहिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, और रेवेन्यू राइट्स चाहिए। रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू उगा करके देते थे, कुछ पार्ट ये शाह आलम को भी दिया करते थे, कुछ अपने पास रखा करते थे। सिविल जस्टिस सीधी सी बात है, क्योंकि सिविल जस्टिस में लैंड आता है। भाई लैंड, अगर कोई मर जाता है या किसी बाप को अपने बेटे को लैंड देनी है, तो वो सारे केसेस इसी में आएंगे और इन चीज़ों का फ़ायदा उठा करके वो लैंड आसानी से हड़प सकते हैं। इसीलिए सिविल जस्टिस उन्होंने लिया। और रेवेन्यू इसलिए लिया क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हो रहा था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी ने सुना होगा लगभग। आपने पिक्चर देखी होगी मंगल पांडे। वो क्रांति बहुत बड़ी क्रांति हुई भारत के इतिहास में। उसके बाद में 1858 का एक्ट लेकर के आते हैं ये, जिसमें ये कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में अब कुछ भी नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार कहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आप लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर, रेवेन्यू और टेरिटरी जो भी कंपनी ने एक्वायर कर चुकी थी अब तक, वो सब क्राउन के हाथ में चला जाएगा। यानी कि अब क्राउन देखेंगे। ये कह रहे थे कि अब सीधे क्राउन देखेंगे और अब आपका अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो सकेगा। आ जाइए जी, ये तो हुई शुरू में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं। अब आते हैं हम एक्ट पर। एक्ट को इन्होंने दो भागों में बांट रखा है। एक 1773 से लेकर के 1858 तक, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजर रोल होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 1858 से लेकर के हमें आज़ादी मिलने तक 1947, इतने समय क्राउन रूल होता है। ठीक है जी, सबसे पहला एक्ट हम देखेंगे। सबसे लक्ष्मीकांत किताब के पास चलते हैं। सबसे पहला एक्ट है भैया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या क्या? द एक्ट वॉज ए ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट रिकॉग्नाइज, मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये पहला स्टेप लिया गया था, मतलब एक्ट जो लेकर के आए ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने का। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो भी पॉलिटिकल काम चल रहे थे भारत में, उसको रिकॉग्निशन देती है ये सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्निशन देती है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जो अभी तक बिखरा हुआ था, यानी कि बंगाल की प्रेसिडेंसी अलग काम करती थी, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी अलग काम करती थी, मद्रास की प्रेसिडेंसी अलग काम करती थी। अब चीज़ों को सेंट्रलाइज, यानी कि सभी को एक ही आदमी को रिपोर्ट करें, इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का फाउंडेशन यानी कि नींव रखी गई।
देखिए इसके 5 पॉइंट क्या क्या है। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है, उसके साथ 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर दिए गए, साथ ही साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया गया। इट मेड द governors of the Bombay and Madras presidency subordinate to the Governor General of Bengal, unlike earlier when the 3 presidencies were independent of one another। एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करती थी पहले प्रेसिडेंसीज, यानी कि बॉम्बे की अलग इंडिपेंडेंटली काम करती थी, बंगाल की इंडिपेंडेंटली काम करती थी प्रेसिडेंसी, और मद्रास की प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंटली स्वतः काम करती थी। तीसरा प्रोविज़न है, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द रेट कलकत्ता एंड कंप्राइजिंग ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। 3 जजेस होंगे उस सुप्रीम कोर्ट में जो कलकत्ता में खोला जाएगा, और 1 चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग द प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। ऐसा था कि जो कंपनी के सर्वेंट हुआ करते थे, कंपनी तो अपना ट्रेड करती थी, लेकिन कंपनी के सर्वेंट भी दुबका चोरी ट्रेड किया करते थे। तो ट्रेड करते थे, ये उससे पैसे कमाते थे। तो इस चीज़ पे रोक लगाई गई इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, 5वीं चीज़, इट स्ट्रेंथन एंड कंट्रोल द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। सबसे पहले ही पॉइंट में बताया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बढ़ाती है कंपनी के ऊपर। वो कैसे बढ़ाती है? वो ये कहती है कि जो कंपनी है उसको रिपोर्ट देनी होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किस किस मैटर के ऊपर? सिविल मैटर के ऊपर, रेवेन्यू मैटर के ऊपर, कि भाई तुमने बिहार से कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, कहीं तुम कहाँ तुम युद्ध लड़ रहे हो, पॉलिटिकल अफेयर्स क्या क्या कर रहे हो, तो इस चीज़ के बारे में आपको रिपोर्ट देनी होगी। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? इस चीज़ का माइंड मैप बनेगा, सुप्रीम कोर्ट एट द रेट कलकत्ता। ठीक है, जिसमें कि 3 तो जजेस बनाए गए और 1 चीफ जस्टिस हुआ। नो प्राइवेट ट्रेड रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू रेवेन्यू, सिविल। ठीक है जी, ये तो हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब आते हैं अमेंडिंग एक्ट 1781। 1781 का अमेंडिंग एक्ट। माफ़ करना, मैं पोर्च इलाके में नहीं रहता, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में शोर ज़रूर आएगा। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा
कि इस आवाज़ को कम किया जाए, वो आपके व्यूज़ पर डिपेंड करेगा कि आप लोग कितने व्यूज़ देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो एक्ट है, अमेंडिंग एक्ट, उसमें 3 4 5 प्रोविज़न है इसमें। ठीक है जी। इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट डन बाय देम in their official capacity. Similarly, it also exempted the servant of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official action. अब ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में तो खोल दी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के ऊपर ही हुक्म चलाने लगी। तो गवर्नर, अगला जो एक्ट आया उसमें ये कहा गया कि भाई गवर्नर जनरल के ऊपर हुक्म मत चलाओ तुम, और इनकी काउंसिल को भी बख्शो। ठीक है, और यहाँ तक कि काउंसिल तो काउंसिल, इनके सर्वेंट भी अगर कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में, यानी कि ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें तुम ज़्यादा अपनी टांग मत अड़ाओ, यानी कि उस चीज़ के ऊपर तुम जुरिडिक्शन मत करो, उस पर तुम मतलब तुम्हारा बस नहीं है उसके ऊपर। जुरिडिक्शन का मतलब यही है। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से फिर ये कहा गया कि तुम भाई रेवेन्यू मैटर में ज़्यादा टांग मत अड़ाओ, अपनी रेवेन्यू मैटर तुम मत देखो। ठीक है ना। इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट was to have the jurisdiction over the inhabitant of all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer the personal law of the defendant, that is Hindu were to be tried according to the Hindu law and the Muslim were to be tried according to the Mohammedan law. सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि तुम भाई हिंदुओं को हिंदू के जो पर्सनल लॉ हैं उनके हिसाब से एडमिनिस्टर करो, और मुस्लिम को मुस्लिम के लोग मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करो। इट लेड डाउन दैट द अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। अब जो प्रोविंस बनाई गई, प्रोविंस या प्रेसिडेंसीज बनाई गई, जैसे मान के चलो आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर ये सरकार है नीचे, यूपी की, बिहार की, ये मद्रास की, मतलब तमिलनाडु की, कर्नाटका की, केरला की, ये जितनी भी मध्य प्रदेश की, ये सरकारें हो गई, ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी मसला है, अगर वो अपील के थ्रू अपील होती है, यानी कि वहाँ कोई मैटर सॉल्व नहीं हो पाया स्टेट के लेवल पे, तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएगा, वो मैटर सीधे के सीधे गवर्नर जनरल के पास में आएगा। यानी कि अगर कोई मैटर, अगर आज के उसमें देखें, पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये कोई मैटर जो स्टेट गवर्नमेंट से निकला हो, यानी कि जो स्टेट का कोई मसला हो और वो स्टेट में सॉल्व ना हो पाया हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर के पास में जाएगा, यानी कि गवर्नर जनरल के पास में जाएगा। इस तरीके का पर्सपेक्टिव, इस तरीके का प्रोविज़न आया। It empowered the Governor General in Council to frame regulation for the Provincial Court and the Council. भाई गवर्नर जनरल के हाथ में इतनी पावर दे दी गई कि तुम प्रोविंशियल कोर्ट, यानी कि उनके किस तरीके से काम करेंगी, रेगुलेशन बनाएगा। कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत सारी पावर दे दी गई कि प्रोविंशियल कोर्ट, यानी कि स्टेट के लेवल पे जितनी भी कोर्ट हैं या काउंसिल, जो भी काउंसिल्स बनी हुई हैं और कोर्ट हैं, उनके रेगुलेशंस या गाइडलाइंस वगैरह जो भी दोगे, तुम दोगे गवर्नर जनरल। अब इसको माइंड मैप में कन्वर्ट करते हैं। देखिए भैया, सुप्रीम कोर्ट @ कलकत्ता, ठीक है, एग्जम्प्टेड जुरिडिक्शन किस किस पे? गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव मेंबर,
मेंबर जो 4 थे और सर्वेंट के ऊपर, ठीक है। एग्जम्प्टेड रेवेन्यू मैटर, ठीक है। अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। और तीसरी रेगुलेशंस गवर्नर जनरल विल frame regulations या फिर गाइडलाइंस। मतलब इधर तो ये लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या नहीं कर सकती। ज्यूरिडिक्शन उसका गवर्नर जनरल के ऊपर नहीं है, एग्जीक्यूटिव मेंबर के ऊपर नहीं है, सर्वेंट के ऊपर नहीं है, इन ऑफिशियल कैपेसिटी, ठीक है। एग्जम्प्टेड द रिवेन्यू मैटर पे कोई बस नहीं है इसका। अपील जो होगी, जो प्रोविंशियल कोर्ट से जाएगी, वो सीधे गवर्नर जनरल को जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट को जाएगी। और गवर्नर जनरल ही जो प्रोविंशियल कोर्ट हैं, रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल, इनके लिए रेगुलेशन बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहने लगी, जब मुझसे सारी चीज़ हटाई दी तुमने मेरे ज्यूरिडिक्शन में, तो मैं करूं क्या। तो ये कहते हैं कि ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, ऑल से याद रखना, ऑल इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन में है। और एडमिनिस्टर किस किस को, हिंदू एंड मुस्लिम। कैसे, अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉ, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम। तीसरा है पिट्स एक्ट। दोबारा से लक्ष्मीकांत के पास में चलते हैं। लक्ष्मीकांत के पास गए भैया, पिट्स एक्ट आ गया 1784 का। इसके भी 3-4 पॉइंट हैं। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब कि कॉमर्शियल फंक्शन अलग करा गया और ये पॉलिटिकल फंक्शन अलग करा गया पिट्स एक्ट में। It allowed the court of director to manage the commercial affairs, but created a new body called the board of control to manage the political affairs. मतलब political affair तो board of control देखेंगे, और एक जो नई बॉडी बनाई गई और जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स थे वो कॉमर्शियल मैटर देखेंगे, ठीक है। It empowered the board of control to supervise and direct all the operation of the civil, military government or the revenue of the British possession in India. बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और पावर दी गई कि भाई तुम इन पे सुपरवाइज़ करो, जो सिविल मैटर हैं, मिलिट्री मैटर हैं, इनको सुपरवाइज़ करो। अब देखिए ये एक्ट क्या कहता है आगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कहेगा। दस द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर द 2 रीज़न। 2 रीज़न के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये एक्ट था। पहला, द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेसन।
यानी कि कंपनी ने जो जो टेरिटरी अपने पास एक्वायर करी थी उनको पहली बार ब्रिटिश पोजेसन कहा गया। यानी कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की कह लो या ब्रिटिशर्स की ज़मीन है। फॉर द सेकेंड टाइम वो एंड द सेकेंड प्रोविजन इज़ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो सबसे पहला एक्ट जो आया था 1773 का, उसमें ये कहा गया कि ये एक पहला स्टेप है कंपनी के अफेयर्स, जो कंपनी के मैटर हैं उन पे कंट्रोल करने का। लेकिन अब हम देख रहे हैं इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर अपना सुप्रीम कंट्रोल जमा लिया है। वो कैसे? एक नई बॉडी बना करके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आइए देखते हैं। पिट्स, PITTS, S और P यानी कि पोजेशन। कंपनी टेरिटरी इज इक्वल्स टू ब्रिटिश पोजेशन। ठीक। S सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर। डबल T यानी कि डबल, यानी कि डुअल गवर्नमेंट। कैसे? एक बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वही थे जो कंपनी के डायरेक्टर थे। इनको क्या कहा गया कि तुम सिर्फ कॉमर्शियल मैटर देखो, ठीक है ना। इनसे ये कहा गया कि तुम पॉलिटिकल मैटर देखो और सुपरवाइज करो मिलिट्री, रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। इन पे सुपरवाइज करो। ठीक है, ये हो गया आपका पिट्स एक्ट का 1784। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है वो कम होती चली जाए। इस तरीके का सेटअप भी बनाऊँगा जल्दी ही। थोड़ा समय दें। अब आता है 1786 का एक्ट। ठीक है, इसमें भैया कॉर्नवालिस को बनाया जाता है। कॉर्नवालिस दो शर्त रखता है। पहली क्या कहता है? पहला ये कहता है कि ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन ए स्पेशल केस। अगर कोई स्पेशल केस हो जाता है तो जो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उनके ऊपर भी मतलब उनको ओवरराइड कर सकता है, ये मना कर सकता है कि भाई ये डिसीजन ठीक नहीं है, मेरा अलग डिसीजन है। ठीक है। सेकेंड बात क्या कहता है? ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ बनने की इच्छा थी इसकी भैया। ठीक है, 1786। अब कैसे लिखेंगे इसके लिए माइंड मैप क्या है? 1786 कॉर्नवालिस डिमांड। ठीक है, कॉर्नवालिस की 2 डिमांड है। क्या भैया? कमांडर इन चीफ बनना चाहता है वो,
और दूसरी है ओवर राइड द डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल या मेंबर्स। एक वीडियो ये हो गई, आगे आने वाली 3 वीडियो और आएंगी। इन 4 वीडियो में आपके प्रीलिम्स के 4 नंबर की गारंटी है। ये हवा में बात नहीं है, आप खुद जा कर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। और जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हाउ टू लर्न, माइंड मैप किस तरीके से याद कर सकते हैं, और उसके बाद में एक और वीडियो आई है कि क्या पैटर्न रहना चाहिए रिवीजन का, रिकॉल का क्या पैटर्न रहना चाहिए। अगर वो दोनों एक्सरसाइजेज आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके 4 नंबर आएंगे ही आएंगे। 4 नंबर की गारंटी है इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ने के बाद। जिस तरीके से मैंने बताया आपको, उस तरीके से अगर आप याद रखते हैं चीज़ों को, तो आगे वाली 3 वीडियो जल्दी आएंगी, 1-2 दिन में ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, धन्यवाद।